न्याय पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो खुद न्याय के दरवाजे तक पहुंचा हो। जब तक कोई इस रास्ते में से नहीं गुजरता तब तक वो समझ ही नहीं पाता कि न्याय की तलाश किसी इंसान के जीवन को किस हद तक तोड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है लेकिन फिर भी उसे न्याय नहीं मिल पाता। तो सवाल उठता है, आखिर न्याय मिलता कैसे है? ईश्वर के यहाँ मिलने वाला न्याय चाहे जिस रूप में मिले, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाए गए इस भौतिक संसार में न्याय कागजों से तय होता है। हमारी न्याय व्यवस्था में अगर आज राजा हरिश्चंद्र भी सही कागज पेश न कर पाए तो यही सिस्टम उन्हें झूठा साबित कर देगा, भले ही समाज उनकी ईमानदारी की कस्में क्यों ना खाता हो। इस कागजी न्याय का असर किसी के जीवन पर इतना गहरा हो सकता है कि इंसान को अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, भाई बहन सब कुछ छोड़ना पड़ जाए और वो सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर किसी दूसरे अनजान देश में रहने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं कागजी न्याय की उम्मीद लगाए बैठी एक महिला के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। कहानी है अहिदा खातून की, एक ऐसी महिला जिससे हमारी न्याय व्यवस्था ने विदेशी घोषित कर दिया। आसाम की रहने वाली ये महिला अहिदा खातून का जन्म साल 1981 में असम के नागांव जिले में हुआ था। वर्तमान में उसकी उम्र 44 साल है। साल 2010 में उसके पति का निधन हो चुका। अब जरा सोचिए, अहिदा को विदेशी घोषित कर दिया गया लेकिन उसके माता पिता, भाई बहन सभी भारतीय नागरिक हैं। यहाँ तक कि उनका भाई एक सिविल पुलिस अधिकारी भी है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अहिदा को विदेशी घोषित कर दिया गया? पुलिस द्वारा किए गए एक रेफरेंस से हुई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि असम में पुलिस रेफरेंस का मतलब कोई आम शिकायत नहीं होता, बल्कि नागरिकता जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह जताया जाता है तो पुलिस, बॉर्डर पुलिस या चुनाव विभाग के इनपुट के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे रेफरेंस कहा जाता है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि फला व्यक्ति विदेशी हो सकता है और उसकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए। अहिदा की याचिका के मुताबिक ना तो उन्हें इस रेफरेंस की कोई सूचना दी गई और ना ही इस प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका थी। इसी रेफरेंस के आधार पर साल 2017 में उनको मामला विदेशी ट्रिब्यूनल में चला। सितंबर 2019 में ट्रिब्यूनल ने अहिदा खातून को गैर भारतीय घोषित भी कर दिया। ट्रिब्यूनल का कहना था कि अहिदा अपने माता पिता और दादा दादी से अपना संबंध साबित नहीं कर पाई हैं, जबकि अहिदा का दावा था कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने कई वैध दस्तावेज पेश किए थे जिन पर ठीक से विचार ही नहीं किया गया। इनके पास साल 1965, 1975 और 1997 की वोटर लिस्ट थी जिनमें माता पिता के नाम दर्ज थे। उनका स्कूल सर्टिफिकेट था, गांव के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी था और उनके पिता द्वारा दी गई जमीन की पंजीकृत गिफ्ट डीड भी मौजूद थी। गिफ्ट डीड एक पूरी तरह कानूनी दस्तावेज होता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति बिना पैसे के लिए अपनी संपत्ति किसी और को दे सकता है। दोस्तों, अहिदा के वकील के अनुसार उन्होंने कुल 9 दस्तावेज जमा किए और गवाहों के जरिए उन्हें प्रमाणित भी किया। इन्हीं गवाहों में उस मदरसे के हेडमास्टर भी शामिल थे जहां अहिदा और उनके भाई ने पढ़ाई की थी। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने ज्यादातर सबूतों को खारिज कर दिया। खास तौर पर गांव बुढ़ा प्रमाण पत्र को इसी आधार पर फर्जी बता दिया गया कि उस पर राज्य का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये एक पुरानी परंपरा रही है। ट्रिब्यूनल के आदेश के 6 साल बाद अहिदा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में का रुख किया और अपने मामले की दोबारा जांच की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने देरी का हवाला देते हुए उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया और बिना तथ्यों की जांच की याचिका खारिज कर दी। न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, लेकिन इस मामले में न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अधिकारियों ने अहिदा को बांग्लादेश भेज दिया जहां वो अकेले रह रही है, जबकि उसका पूरा परिवार भारत में रहता है। अब अहिदा के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया, दस्तावेजों को असली बताया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने असम सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब देखना यह है कि क्या ये कागज आखिरकार अहिदा को न्याय दिला पाएंगे या नहीं, क्योंकि न्याय में देरी भी अपने आप में एक सजा होती है। विलियम गेट्सोल ने कहा था कि देरी से दिया गया न्याय देने से इनकार के बराबर ही होता है। अब इस पूरे मामले के बाद एक सवाल भी उठता है कि असम के विदेशी ट्रिब्यूनल आखिर कितने ताकतवर हैं। ये ट्रिब्यूनल साल 1964 में बनाए गए थे और अब तक लाखों लोगों को विदेशी घोषित कर चुके हैं। सिर्फ आसाम में 1000 से ज्यादा ट्रिब्यूनल है, जिसमें से ज्यादातर 2014 के बाद बनाए गए हैं। अब आप खेल समझ लिए, 2014 में बीजेपी सरकार आई थी। इनकी प्रणाली भी शुरू से ही विवादों में रही। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इन मामलों में सबूत पेश करने की पूरी जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति पर ही डाल दी जाती है। कई लोग अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं और पुराने रिकॉर्डों की कमी के कारण अपने दस्तावेज पेश ही नहीं कर पाते। कई बार तो सिर्फ नाम
नाम या उम्र की स्पेलिंग में गलती के कारण लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाता है। पत्रकार रोहिणी मोहन की रिसर्च के अनुसार एक जिले में दिए गए 500 से अधिक फैसलों में 82% लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि 1000 लोगों में से 882 लोगों को विदेशी ही बना दिया इन लोगों ने, और इनमें से बड़ी संख्या मुसलमानों की थी, यानी कि मुसलमानों पर सीधा प्रहार यहाँ किया जा रहा है। कई मामलों में तो आरोपियों की सुनवाई तक नहीं होती, डायरेक्ट विदेशी घोषित कर दिया जाता है। यह है हमारे संस्थानों की सच्चाई, जहां न्याय पाने की कीमत कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी खा जाती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल पाए कि हमारे देश के अंदर आखिर क्या चल रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।